स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ की एग्ज़ाम जो है वो 14 अप्रैल से होने वाली है। इस संबंध में जो हिंदी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है और हिंदी में आपको क्वालिफ़ाई करनी ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश में। तो जब आप सबसे पहले आपकी जो कॉपी चेक होगी वो हिंदी और इंग्लिश की होगी, लैंग्वेज पेपर की। और अगर इसमें आप क्वालिफ़ाई करते हैं तभी आपकी जो मेन मेरिट वाले जो पेपर हैं वो चेक की जाएगी। तो इस संबंध में हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बीपीएससी के द्वारा की जो पैटर्न चल रही है हिंदी की प्रश्न पूछने की, तो इसमें हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 की 11th-12th की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका जो प्रश्न पत्र यहाँ पर हम लाए हैं, जिससे कि एक आदर्श उत्तर भी हम देखेंगे और बीपीएससी के द्वारा कौन से प्रश्न को आदर्श उत्तर क्या दिया गया था और कौन से क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, ये सारी चीज़ों को हम एक बार देखेंगे। तो इसके आधार पे आप अपनी तैयारी को ठोस कर सकते हैं और एक तरह से आप पैटर्न देख सकते हैं कि बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न किस प्रकार से है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और 71 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा भी जो प्रश्न का उत्तर दिया गया था वो सुंदरता हो जाएगा। सेकंड प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ हम सही उत्तर आपको बता रहे हैं क्योंकि समय कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। वहीं एक प्रश्न पूछी गई थी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आदर्श उत्तर बताई गई थी। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, प्रकृति, काला, दयालु। तो प्रकृति जो है ये आदर्श उत्तर बताई गई थी, प्रकृति जो है विशेषण शब्द नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न पूछी गई थी कि पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का में कौन सा कारक है। यानी पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक कौन है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पे वियोग का भाव हो रहा है, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाए, यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो ये अपादान तत्पुरुष समास, एक तरह से ये अपादान कारक का ये उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आदर्श उत्तर अपादान ही होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर के निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो जनता, वर्षा, हवा। तो यहाँ पे सही उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जनता भी जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है, वर्षा भी एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। और यहाँ पे तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा, और सत्य ही आदर्श उत्तर बीपीएससी की तरफ से दी गई थी। अगला प्रश्न है कि कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो कर्म का मतलब होता है कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म को तत्पुरुष जो कारक विभक्ति रहेगी तो हस्तलिखित तुलसी कृत, तो वन को गमन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वन को गमन, यानी वन गमन जो है वो कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार से दोनों पद जो हैं वो समान होती है। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही। और अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद अव्यय होता है, जैसे उदाहरण यथाशक्ति हो गई। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कृपान का मतलब तो होता है वो जो सिख धर्म में जो कृपान लिए हुए रहते हैं, वहाँ के धर्म के तहत उनको अधिकार दी गई है। पिनाक का मतलब होता है धनुष, तो यहाँ पे सही उत्तर पिनाक हो जाएगा, और बीपीएससी के द्वारा भी आदर्श उत्तर में पिनाक ही बताई गई थी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? राधा कल आएगी। अरे क्या कर रही हो? यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा राधा कल आएगी, ये क्रिया विशेषण शब्द हुआ। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सुरेंद्र जो है, सुरेंद्र में गुण संधि है। यशोदा का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा यशधंदा। 85 नंबर प्रश्न है कि यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है ये मिश्रित वाक्य है कि यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है कि शुक्ल का विलोम क्या होगा? तो शुक्ल का जो विलोम होता है वो कृष्ण होगा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। बहिरंग का विलोम क्या होता है? तो बहिरंग का जो है वो अंतरंग जो है वो विलोम हो जाएगा। कोयल का पर्यायवाची शब्द काग, शूरभी या पीक। तो यहाँ पे आदर्श उत्तर जो है वो शूरभी लगाई गई थी, और आप एक बार इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा कि इसमें पिक होगी या शूरभी होगी, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन लग रही है। अगला प्रश्न है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुराग्रह। 90 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करें। तो वाल्मीकि गलत लिखी गई है, और ये भी वाल्मीकि सी नंबर भी गलत लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जो है ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो ज्योत्सना में आधा ज यो में ओकार, आधा तो आधा सौ, नौ में आकार होता है ज्योत्सना। तो सी नंबर जो विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो महादेवी एक प्रसिद्ध कवि थी, तो ये गलत हो जाएगा। महादेवी एक प्रसिद्ध कवित्री थी। अभी 4 बजा है नहीं होता है, अभी 4 बजे हैं। सीता घर पर नहीं है, तो ये जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक आदर सत्कार करना। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्तियाँ हैं, इसका अर्थ होता है धूर्तता एवं चालाकी दिखाने वाला। कहीं कहीं विकल्प में मिलावटी माल भी लिखा गया है। अगर हम व्याकरण की बुक को देखते हैं तो लोकोक्तिया में आधा तीतर आधा बटेर को मिलावटी माल भी कहा गया है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो आदर्श उत्तर दिया गया था फाइनल उत्तर की में इसका उत्तर हो गया धूर्तता एवं चालाकी दिखाने वाले को आधा तीतर आधा बटेर कहा जाता है। अगला प्रश्न 95 नंबर के व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में यन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर। अब यहाँ पे हिंदी साहित्य से प्रश्न आ जाते हैं रचना और रचनाकार में। तो कृतिलता के रचनाकार हैं विद्यापति जी हैं, कृतिलता के रचनाकार। 97 नंबर प्रश्न हिंदी साहित्य की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड टाइम मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। खास करके टीचर की परीक्षा में जो हुई थी वो बार बार 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट की गई थी, और TRE 2 में भी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या जो है वो 84 माने जाते हैं, 84 सिद्ध हैं। सरहप्पा कन्हप्पा इस प्रकार से सिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। नातों की संख्या, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये TRE 2 में भी हिंदी विषय में पूछी गई थी, और उम्मीद की जाती है कि अगर हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछी जाएगी तो नाथों की संख्या या सिद्धों की संख्या से जरूर प्रश्न रहेगी। तो नाथों की संख्या 9 है, जिसे नवनाथ भी कहा जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय की पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक के लेखक जो हैं वो आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक है। काफ़ी आसान प्रश्न। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? तो नाभादास जो हैं वो भक्तमाल के रचनाकार हैं।
अगला प्रश्न है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तो केशवदास। रीतिकाल के कवि हैं तो रीतिकाल बिहारी। बिहारी जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं और बिहारी के जो दोहे हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं और ये रीतिकाल में रचना की गई है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ईसा अल्लाह खां की जो रचना है वो रानी केतकी की कहानी है। इसे प्रथम कहानी का भी दर्जा प्राप्त है। शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? तो भूषण। काफ़ी आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक बतरस लालच लाल की मुरली धुरी लगाए काव्य पंक्ति के रचनाकार जो हैं ये बिहारी हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास रहे हैं। भारत भारती किस कवि की रचना है? तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार काफ़ी प्रचलित उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। छायावाद का समय जो है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावाद का समय दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न पूछी गई थी कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। उसने कहा था ये कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कामायनी क्या है? तो कमानी को एक महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है तो ये काव्य है। तार सप्तक का संपादन करने वाला व्यक्ति है तो हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी जो हैं वो तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तो तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मैला आंचल किस विद्या की रचना है? तो मैला आंचल क्या है? एक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। सतपुरा के जंगल किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुरा के जंगल। सीरीज के फूल जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है? तो हार की जीत जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित नहीं है। बाकी संवदिया और ठेस जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बादल राग कविता के रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक निर्मल वर्मा हैं। प्रेमघन की छाया स्मृति के लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे के प्रश्न में गद्यांश दी गई थी। 20 प्रश्न गद्यांश के थे और आइए ये भी हम एक बार पढ़ के देखते हैं ताकि इस प्रकार के गद्यांश आएँ तो आप सही रूप में 10-10 प्रश्न की जो यहाँ पे उत्तर हैं यानी प्रश्न हैं उसे आप एक बार देख पाएंगे। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं कि संसार में शांति व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए ईसा मसीह, बुद्ध, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तचाप हुआ है उतना और किसी कारण से नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति और संचार साधनों में वृद्धि के कारण देश की दूरियां कम हो गई है। वर्ग भेद के कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन शिक्षा का व्यापक प्रसार है। तो आइए इसके आधार पर हम देखते हैं कि विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है देशों की दूरियां कम हुई है। मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है? तो अपनी शुभ बुद्धि से समझने लगा है। मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है शिक्षा का व्यापक प्रसार करना। किस कारण से मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अमीरी गरीबी के कारण, वर्ण भेद के कारण, व्यापार के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तचाप किसके कारण हुआ है? तो धर्म के कारण हुआ है।
अगला गद्यांश देखते हैं कि कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही। अत्यंत शुद्धता से किया हुआ कार्य की यदि आवश्यकता के पूर्ण ना पूरा हो सके तो उसको किया जाता है, निष्फल हो जाता है। चिड़ियों के द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फूलने फलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही माना जाता है। अवसर का सदुपयोग ना करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। तो जीवन में समय का महत्व क्यों है? क्योंकि समय पर किया गया कार्य सफल होता है। बादल का बरसना व्यर्थ है यदि फसल को लाभ ना हो। खेत का रखवाला कब उपहास का पात्र बन जाता है? जब समय पर खेत की रखवाली नहीं करने के कारण। गद्यांश का मुख्य भाव है समय का सदुपयोग। चिड़ियों द्वारा खेत के चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। इस पदबंध का प्रकार होगा संज्ञा। अगला गद्यांश है कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य का दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ, मीनार एवं गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्य का जवाबदेह दें या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह हैं। इसके लिए कानून है जिसमें वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इससे ऊंचा है। उसका आधार सत्य और सुंदर है। वास्तव में सच्चा आनंद सत्य और सुंदर से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करने की साहित्य का उद्देश्य है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। साहित्य के आनंद का आधार है सुंदर और सत्य को पाना। परिमिति का अर्थ होता है सीमित। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य का आधार ही जीवन है। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये एक विशेषण है। अगला देखते हैं गद्यांश। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सके। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट जा सकते हैं, पर मुड़ नहीं सकते। छात्रावस्था उस खेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर वे पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था से सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित होती है। इसीलिए प्राचीन समय से बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। तो व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है छात्रावास। छात्रावास की तुलना किससे की गई है? तो सफ़ेद चादर से, जो कि हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं। छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता है? कठोर अनुशासन के लिए। इसमें किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो महत्व में। अनुशासन में अनु उपसर्ग है और सुसंस्कार में सु उपसर्ग है, पर महत्व में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन करें तो विद्यार्थी जीवन जो हो जाएगा वो उपयुक्त इसका शीर्षक हो जाएगा। तो गद्यांश को बनाने का एक ही तरीका है कि अगर 5 प्रश्न गद्यांश में दी गई है तो हो सके तो सबसे पहले आप पाँचों प्रश्नों को पढ़ लें और उसके प्रश्नों को पढ़ने के बाद से आप उसका एक शॉर्ट में उसका ऑप्शन भी देख लें और एक बार क्या करें, पूरे गद्यांश को पढ़ें। और गद्यांश पढ़ने के बाद से अगर आपको उस प्रश्न को रिकॉल कर पा रहे हैं और रिकॉल करने के बाद से आप बीच में देख पा रहे हैं कि इसका उत्तर यहाँ पे है, तो आप उसी टाइम उसे टिक आउट कर लें। और आसान से पहले 1 से 2 बार गद्यांश को पढ़ें और हड़बड़ी में उत्तर ना बनाएं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सटीक होते हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्ज़ाम के दौरान कि इसका ये उत्तर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो गद्यांश को अगर आप सही रूप से पढ़ते हैं
तो उसी में उसका उत्तर वही रहता है। तो आप प्रश्न को एक बार देखें, ऑप्शंस को देखें, उसके बाद सही उत्तर का चयन करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।